लोकसभा में बजट 2026 और 27 पर बहस के दौरान AIMIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अवैसी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है क्योंकि मोदी हुकूमत इम्तियाजी रवैये अख्तियार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना को बजट में नजरअंदाज किया गया और रियासत को इसका जायजा हिस्सा नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता। मिसाल के तौर पर सर, अगर आप देखेंगे मुस्लिम एनरोलमेंट जो UDIC का डेटा है 2021-22 का, मुसलमानों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट का डेटा बोलता है प्राइमरी में 15%, यूपी में अपर प्राइमरी में 14%, सेकेंडरी में 12% और हायर सेकेंडरी में 10%। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आते सर 5% की गिरावट होती है। वही सरकार का AISHE का डेटा है 2020-21 का, 2016-17 में मुसलमान 4.87 थे एजुकेशन में, 19-20 में बढ़कर 5.45 हुए और 2021 आते आते सर वो 4.64% हो गया। यानी जहां पर मुसलमान 2019-20 में 19,21,000 पे आगे, यानी 1,79,000 की गिरावट आई। ये क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार तासुब और तंग नजरी के मुजाहरे करती है। इसी वजह से मुसलमानों अकलियतों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, लो एनरोलमेंट है और वो हायर एजुकेशन तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सर 3 स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, 5 साल से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन स्कीमों की मंजूरी नहीं दे रही है सर, 5 साल से। ये आपकी तासुब और नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? बजट तो पास हो रहा है ऐवान में, 5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मंजूरी नहीं देती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं तायद करता हूं, मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर उनको एलिनेट कर आप विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती ये हो। सर मैं इस हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट कॉस्ट स्कॉलरशिप का 2007 और 8 से रिवाइज नहीं हुआ क्योंकि जो तालीम का कॉस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप 3 स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आप 10 स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाए, वही नंबर ला के रख दिए। मैं डिमांड ड्रिवन करने का मुतालबा करता हूं। सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्यों 9th और 10th से शुरू किया था? सर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और हमारे मसीहा वेस्ट बंगाल में बैठे, वहां पर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का 23%, आसाम में 30%। आसाम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी तो शायद मुसलमान पढ़ ले तालीम में। सर मैं मुतालबा करता हूं कि मौलाना आजाद फेलोशिप को दोबारा शुरू किया जाए। लोकसभा में AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि हमने आज़ादी इसलिए हासिल की है कि अपने फैसले खुद करें। अवैसी का मजीद कहना था कि ऑपरेशन इंसाफ होना चाहिए और हाफिज सईद, मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान लखवी को हिंदुस्तान लाया जाना चाहिए। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया। यानी अब नायरा जो है, नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपैरेबल रेट पे, कंपैरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा PLI का पूरा असर पड़ेगा क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देता बांग्लादेश को। सर MHA का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ
आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ। लोकसभा में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क की फौज की तैयारियों पर सवाल उठाया। अवैसी का कहना था कि फौज तशवीशनाक तौर से पीछे है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में हम इंडो पैसिफिक में चीन की पेशकदमी को कैसे रोक सकते हैं। इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका, बताइए। जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च हुआते, तो आप क्या बचा रहे। सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमारे ज्यादा एवैक्स है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे। ये देशभक्ति नहीं है सर, हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते। अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। चारशंबे के रोज रियासत भर के 116 म्यूनसिपैलिटियों और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहा। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक कतार में मौजूद तमाम वोटरों को शाम तक वोट डालने का मौका दिया गया। वोटों की गिनती 13 फरवरी की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आज तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। वो अपने हल्के इंतखाब कोडंगल पहुंचे थे, जहां छठे वार्ड के पोलिंग मरकज पर उन्होंने अपना हक राहदही इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद सीएम रेवंत हेलीकॉप्टर के जरिए दोबारा हैदराबाद रवाना हो गए। वजीर आला खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए तांडूर रोड हेलीपैड से पोलिंग मरकज पहुंचे थे। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कोदाड़ में अपना वोट डाला, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 90% से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी का सिलसिला दिसंबर 2023 के असेंबली इंतखाबात से लेकर हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात तक जारी है और बल्दी इंतखाबात का नतीजा भी इसी तसलसल को मजीद मजबूत करेगा। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలనపై చాలా స్పష్టమైన ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. ఈ రెండేళ్ల మా పరిపాలనలో సంక్షేమ పథకాలు కానీ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ, పారదర్శక పరిపాలనపై కానీ ప్రజల్లో, మున్సిపల్ ఓటర్స్లో ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ చాలా స్పష్టంగా అవుపడుతుంది. నాకున్న అంచనాల మేరకు ఈ 123 కార్పొరేషన్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ లో 90% की పైచిలుకు कांग्रेस पार्टी गेलो। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने अहल खाना के साथ वोट का हक इस्तेमाल किया। वो महबूब नगर में श्रीनिवास कॉलोनी में कायम गीतम हाई स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 96 पर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही कहा कि शराब का पैसे का जमकर इस्तेमाल हुआ, जो कि काफ़ी तशवीशनाक अमर है। విచ్చలవిడిగా మందు ఏర్లై వారింది. డబ్బులు విపరీతంగా కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు పంచిపెట్టిండ్రు. నిన్న లాస్ట్ పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మరి కోట్లు ప్రతి నియోజకవర్గానికి వచ్చినాయి. మరి ఆ డబ్బులు పోలీసులే దగ్గరుండి తీసుకొచ్చి పంచి తీస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఇట్లా ఉండకుండే పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది పకడ్బందీ ఉండేది. ఎలక్షన్స్లలో అక్కడ డబ్బులు దొరికినాయి, ఇక్కడ డబ్బులు దొరికినాయి అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు అదంతా ఏం లేదు. మందు తెచ్చుకో, పంచుకో, చేసుకో. ఇక పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే అవతల మాత్రం పంచొద్దు అని భయపెట్టడం,
షాప్లలో భయపెట్టడం, వైన్ షాప్లో భయపెట్టడం, మాకు ఇన్ని ఇవ్వాల్సింది ఉద్ధరియాల్సింది చేయాల్సింది అని భయపెట్టడం, మరి విచ్చలవిడిగా అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్న ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది నిమ్మకు నీరెట్టినట్లు. అసలు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉందా లేదా ఎవరికి అర్థం కాదు.